नमस्ते मनोज जी। नमस्ते सेठी सर। वेलकम टू आईबी टीवी। नमस्कार प्रिया जी। नमस्कार मनोज जी। तो सर बाजार हम देख रहे हैं कई दिनों से नीचे गिरता जा रहा है। थोड़ी थोड़ी गिरावट रोज नजर आती है। सेंसेक्स टुडे वाज 166 पॉइंट्स डाउन एट 80,543 एंड निफ्टी 75 पॉइंट्स डाउन एट 24,574। एक्टिव स्टॉक्स इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, ट्रेंट, आईसीआईसीआई बैंक एंड भारती एयरटेल। टॉप फाइव गेनर्स एशियन पेंट्स, एचडीएफसी लाइफ, भारत इलेक्ट, ट्रेंट एंड अदानी पोर्ट्स। टॉप फाइव लूजर्स विप्रो, सन फार्मा, इंडसइंड बैंक, जियो फाइनेंशियल एंड टेक महिंद्रा। सेंसेक्स और निफ्टी में हमने डिक्लाइन देखा है क्योंकि आज रेट सेंसिटिव सेक्टर्स जो है उनमें प्रॉफिट बुकिंग दिखी। इसके अलावा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो भी एक कारण है मार्केट डिक्लाइन का। रेपो रेट अनचेंज्ड है एट 5.5%, लेकिन पिछली तीन मीटिंग में रेट कट किया गया था। क्यूमुलेटिव कट ऑफ 100 बीपीएस सो फार दिस ईयर। तो इसके कारण हमने एक हल्की सी गिरावट देखी है। इसके अलावा संजय मल्होत्रा जो है आरबीआई चीफ, उनका कहना है कि यूएस टैरिफ के कारण कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं दिखेगा इकोनॉमी पर। तो ये बाजार की खबरें हैं। मनोज जी, एनी कमेंट्स अबाउट द मार्केट? प्रिया जी, बिल्कुल एक थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में बना हुआ है। जिस तरह जी। से टैरिफ को लेकर के अनसर्टेनिटी है, रोज हम देख रहे हैं कि यूएस प्रेसिडेंट के लगातार कुछ न कुछ स्टेटमेंट जो है आ रहे हैं टैरिफ को लेकर के। तो उसके चलते मार्केट में एक निराशा का माहौल है, और हम देख रहे हम्म। हैं कि कोई फ्रेश ट्रिगर भी नहीं है बड़ी तेजी के लिए। हम देख रहे हैं कि जो कारपोरेट अर्निंग्स है हम्म। वो उम्मीद से कमजोर आई है। साथ ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टैरिफ के चलते जो है जो दुनिया भर की जो ग्रोथ है उसके अनुमान भी यहाँ पे लगातार घटते हुए आए हैं। हम्म। तो उससे हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजारों में भी एक दबाव बना हुआ है यहाँ पे। एफपीआई की लगातार सेलिंग जो है मार्केट में बनी हुई है, और हम देख रहे हैं कि मार्केट अब 25,000 के स्तर के नीचे सस्टेन हो रहा है पिछले काफी सेशन से। जी। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 24,400 एक यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट निफ्टी पे नजर आता है। हम्म। मार्केट अगर इस लेवल को होल्ड करेगा तो फिर एक बार यहाँ से रिबाउंड जो है टुवर्ड्स 25,000 25,200 देखने को मिल सकता है। हम्म। वहीं अगर 24,400 के स्तर के नीचे अगर मार्केट फिसलता है तो फिर ये गिरावट जो है एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी, और हम देखेंगे कि मार्केट 23,800 700 तक के रेंजेस को भी टेस्ट कर सकता है। तो हम्म। यहाँ पे जो टैरिफ को लेकर के क्लैरिटी होनी है अगले एक दो दिनों में, हम्म। उसके ऊपर मार्केट डिपेंड करेगा। और अगर सपोर्ट लेवल्स होल्ड होते हैं तो एक रिवाइवल की उम्मीद जो है यहाँ पे मार्केट में नजर आती है, प्रिया जी। जी। आप तो सर जल्दी से न्यूज सुन लेते हैं और फिर आगे आपसे बात करते हैं कमोडिटीज के बारे में। भारत आरबीआई ने ब्याज दरें स्थिर रखी। ट्रंप के टैरिफ दबाव के बीच संतुलन। रेपो दर 5.5% पर अपरिवर्तित। मौद्रिक नीति समिति का सर्वसम्मत निर्णय। पृष्ठभूमि। भारत के रूस से तेल और हथियारों के सौदों पर ट्रंप की नाराजगी। राज्यपाल का बयान। संजय मल्होत्रा ने न्यूट्रल रुख को दोहराया। महंगाई 2.1% और जीडीपी वृद्धि 7.4%। क्यूए। बाजार प्रतिक्रिया। निफ्टी 50 में 0.18% गिरावट। रुपया 87.72 यूएसडी तक मजबूत। ट्रंप का टैरिफ हमला। सेमीकंडक्टर और फार्मा उद्योग निशाने पर। नई योजना। अगले सप्ताह सेमीकंडक्टर और दवा उत्पादों पर टैरिफ की घोषणा संभव। सेमीकंडक्टर फोकस। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए टीएसएमसी की अमेरिका में फैक्ट्री का हवाला। फार्मा टैरिफ। शुरुआती दरें कम। 18 महीनों में 150-250% तक बढ़ने की संभावना। सीरिया पर असर। 41% टैरिफ दर दुनिया में सबसे अधिक। ओपनएआई $500 बिलियन वैल्यूएशन की ओर। शेयर बिक्री वार्ता। कर्मचारियों के शेयरों की बिक्री के लिए निवेशकों से बातचीत। विकास संकेतक। चैटजीपीटी के 700 साप्ताहिक सक्रिय उपयोगकर्ता। प्रतिदिन 3 20 संदेशों का आदान प्रदान। निवेशक रुचि। थ्राइव कैपिटल सहित कई निवेशक शामिल। रणनीतिक कदम। जीपीटी 5 की तैयारी।
जोनी आइव की एआई हार्डवेयर कंपनी का 6.5 में अधिग्रहण। डिज्नी और मैकडोनल्ड्स कमाई की रिपोर्ट जल्द। डिज्नी Q3 FY25 अनुमानित ईपीएस $1.47। राजस्व अनुमान 23.73 बी। मुख्य फोकस डिज्नी प्लस की सदस्यता वृद्धि, थीम पार्क लाभ। मैकडोनल्ड्स Q2 FY25 अनुमानित ईपीएस $3.14। राजस्व अनुमान 6.7 बी। रिकवरी संकेत मक्रिस्पी और माइनक्राफ्ट मील जैसे प्रमोशन से बिक्री में सुधार की उम्मीद। अमेरिका ने 2 चीनी नागरिकों पर एनवीडिया एआई चिप्स की तस्करी का आरोप लगाया। आरोपी चुआंग गेंग और शिवेई यांग एलेक्स सॉल्यूशंस आईएनसी के माध्यम से कार्यरत। उल्लंघन एनवीडिया H100 चिप्स को बिना लाइसेंस चीन भेजना। कानूनी जोखिम 20 साल तक की जेल संभव। एनवीडिया की प्रतिक्रिया तस्करी अस्वीकार्य है, ऐसे उत्पादों को कोई समर्थन नहीं मिलेगा। तो ये थे हमारे कॉर्पोरेट न्यूज। मनोज जी, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि ट्रम्प, डॉलर और गोल्ड, इनमें क्या कनेक्शन है? देखिए यहाँ पे अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड और डॉलर का सीधा कनेक्शन है, क्योंकि जब भी यहाँ पे डॉलर में मजबूती आती है तो सोने में एक कमजोरी देखने को मिलती है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जब यहाँ पे ट्रम्प का जो है इन्वॉल्वमेंट हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डॉलर और रुपी के साथ साथ अब उनके स्टेटमेंट का भी जो है काफी इम्पेक्ट ना सिर्फ वो बुलियन के ऊपर बल्कि बाकी जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है उनके ऊपर साफ तौर पर पड़ता हुआ नजर आया है। जब भी उनके टैरिफ को लेकर के कोई स्टेटमेंट आते हैं तो वो यहाँ पे ग्लोबली जो है मार्केट में एक अनिश्चितता का माहौल पैदा करते हैं, और उसके चलते सोने की जो सेफ हेवन बाइंग है वो जी। बढ़ती हुई नजर आती है। तो एक साफ तौर पर यहाँ पे कनेक्शन अभी सोने का न सिर्फ डॉलर डॉलर के साथ बल्कि यूएस प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट के साथ भी बन गया है। और उनके स्टेटमेंट के हिसाब से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी जो है मार्केट में लगातार देखने को मिल रही है। प्रिया जी। जी। सर, अभी हाल ही में ये भी खबर आई है कि इटली और जर्मनी है, वो भी अपना गोल्ड दे आर पुलिंग इट आउट ऑफ द एनवाई फेड गोल्ड। तो ये कहाँ तक सही है? दुनिया के काफी सारे सेंट्रल बैंक जो है वो यहाँ पे एनवाईएसई के जो गोल्ड वॉल्ट्स है वहां से उन्होंने सिक्योरिटी के तौर पे सोने को विड्रॉ किया है पिछले कुछ महीनों में। हम्म। और जब से यहाँ पे जो यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर छिड़ा है, और उसके बाद हमने देखा था कि जो रशिया के जो फॉरेन असेट्स है वो वेस्टर्न कंट्रीज ने सीज किए थे। तो हम्म। उस घटनाक्रम के बाद दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है, चाहे वो भारत का यूके से विड्रॉल हो या जर्मनी और इटली और बाकी देशों का एनवाईएसई के वॉल्ट से हो, तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर के और एक अनसर्टेनिटी के माहौल को देखते हुए जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स है वो ग्रेजुअली जो है अपने गोल्ड को जो फॉरेन वॉल्ट से वहां से विड्रॉ करते हुए नजर आए हैं। और हम्म। उसी के तहत हमने देखा है कि जर्मनी और इटली ने भी एनवाईएसई के वॉल्ट से कुछ सोना जो है अपने वॉल्ट में ट्रांसफर किया है। प्रिया जी। गोल्ड जो है वो इस साल नियरली 30% ऊपर जाता हुआ नजर आया है, एंड आई थिंक द मेन रीजन इज ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट, जियोपॉलिटिकल टेंशन। इसके अलावा क्या है विच इज ड्राइविंग द प्राइसेस हायर? बिल्कुल, यहाँ पे दो कारण तो आपने बताया साफ तौर पे। हम देख रहे हैं कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बाद जो अनसर्टेनिटी निर्मित हुई है, और यूएस में सेकेंड टर्म में जब से यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प आए हैं तो वहां से जो ट्रेड वॉर वहां पे शुरू हुआ है यूएस का दुनिया भर के देशों के साथ में, तो उस अनिश्चितता को देखते हुए सोने की जो सेफ हेवन बाइंग है वो लगातार बढ़ी है। और दुनिया भर के जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक है वो लगातार अपनी होल्डिंग सोने में बढ़ा रहे हैं, और कहीं ना कहीं डॉलर के रूप में जो अपनी होल्डिंग है उसको कम कर रहे हैं। तो ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट और जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते जो अनिश्चितता निर्मित हुई है उसको देखते हुए हम देख रहे हैं कि सोने की जो चमक है वो लगातार बढ़ रही है, और ये दो बड़े जो मेजर फैक्टर हैं ये सोने की कीमतों को ड्राइव कर रहा है। प्रिया जी। जी। तो सर, गोल्ड और सिल्वर जो है, जो हम खरीद रहे हैं, हाउ प्योर इज इट?
हाँ बिल्कुल, यहाँ पे भारत सरकार का जो है प्योरिटी को लेकर के साफ तौर पर संकेत है, और यहाँ पे जो भी गोल्ड हम खरीदते हैं वो यहाँ पे प्योरिटी का जो हम कह सकते हैं कि जो बेंचमार्क है वो लेकर के आता है। हम्म। तो आईबीएस यहाँ पे हम देखते हैं कि ज्वेलरी के ऊपर जितने भी जो ऑर्नामेंट है वहाँ पे उसका इंडिकेशन रहता है, या आप कोई इंपोर्टेड गोल्ड लेते हैं तो वहाँ पे जो उसका इंपोर्ट प्योरिटी का जो सर्टिफिकेशन है वो उसके साथ में आता है। तो जी। अगर आप यहाँ पे कोई भी रजिस्टर्ड डीलर या शॉप से अगर कोई सोना या चांदी या ऑर्नामेंट खरीद रहे हैं तो हम्म। निश्चित रूप से उस पे जो प्योरिटी है उसका सर्टिफिकेशन हम्म। साथ में होता है। लेकिन अगर आप कोई लोकल डीलर से खरीद रहे हैं जहां पे अगर उसकी हॉलमार्किंग या कोई उसकी सर्टिफिकेशन नहीं है तो वहां पे इम्प्योरिटी के चांसेस होते हैं। जी। अब सर, गोल्ड टू सिल्वर रेशियो जो है, ये हमें क्या अंदाजा देता है कि विच मेटल इज मोर इन्वेस्टेड इन? देखिए नॉर्मली हम देखते हैं कि यहाँ पे गोल्ड सिल्वर रेशो जो है वो यहाँ पे इंगित करता है कि जो वर्तमान परिदृश्य में यहाँ पे सोने में मजबूती रहेगी या चांदी में रहेगी। हमने 2 महीने पहले देखा था कि जो गोल्ड सिल्वर रेशियो 100 के स्तर को पार कर गया था, तो उस समय हम देख रहे थे कि गोल्ड में लगातार मजबूती देखने को मिल रही थी चांदी के मुकाबले। लेकिन जब हमने देखा है कि जो गोल्ड सिल्वर रेशियो 94 का स्तर जो है ब्रेक करके उसके नीचे फिसलता हुआ नजर आया, तो फिर हमने देखा कि गोल्ड में जो तेजी है वो थोड़ी कमजोर पड़ती हुई नजर आई, और चांदी ने एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस जो है सोने के मुकाबले दिखाया। तो हमारा मानना है कि 94 के स्तर के नीचे अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो सस्टेन होता है तो वहां पे चांदी में आउट परफॉर्मेंस के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं सोने के मुकाबले। वहीं अगर 94 के स्तर के ऊपर अगर इंडेक्स सस्टेन होने लग जाता है तो वहां पे फिर गोल्ड की आउट परफॉर्मेंस जो है चांदी के मुकाबले बढ़ती हुई नजर आती है। तो इस जो है रेशियो के ऊपर नजर रखना चाहिए अगर आप सोने या चांदी में ट्रेड कर रहे हैं। अब सर, फिजिकल गोल्ड ईटीएफ और माइनिंग स्टॉक जो है, विच एक्सपोजर इज बेस्ट? नॉर्मली यहाँ पे माइनिंग स्टॉक के बजाय मैं डायरेक्ट यहाँ पे सोने या चांदी में एक्सपोजर को ही प्राथमिकता देना पसंद करूंगा, क्योंकि जो भी माइनिंग स्टॉक्स आप लेते हैं वहाँ पे कंपनी के अपने कुछ लिमिटेशंस होते हैं, और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज के जो भी चेंजेस या इम्प्लीकेशंस आते हैं उसके चलते वहाँ स्टॉक के प्राइस अफेक्ट होते हुए नजर आते हैं। तो जहां तक सोने या चांदी में निवेश का सवाल है तो आप फिजिकल भी कर सकते हैं। अगर आप को वास्तविक जो है रियल टर्म में अगर सोने या चांदी की जरूरत है, और अगर आप यहाँ पे निवेश के लिहाज से देख रहे हैं तो फिर डिजिटल गोल्ड के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहां पे होल्डिंग की सुविधा रहती है, चार्जेस कंपेरेटिवली कम होते हैं, और इजी टू एग्जिट होता है। कभी भी आप यहाँ पे लिस्टेड प्रोडक्ट होने के चलते मार्केट में सेल करके निकल सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका निवेश का जो होराइजन है वो कितना है, और पर्पस जो है आपका निवेश का वो क्या है, उसको देखते हुए विकल्प का चुनाव किया जा सकता है। जहां तक छोटे निवेशकों का सवाल है और जो लंबी अवधि के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो ईटीएफ या डिजिटल फॉर्म में जो है सोना या चांदी में निवेश ज्यादा फायदेमंद और बेहतर होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ऑयल के ऊपर है कि ऑयल को लेकर हाउ एक्सपोज्ड इज आवर इन्वेस्टमेंट टू जियोपॉलिटिकल या रेगुलेटरी रिस्क? देखिए यहाँ पे ऑयल को लेकर के हम अभी देख रहे हैं कि बड़ी खींचतान चल रही है। भारत यहाँ पे रशिया से लगातार ऑयल इंपोर्ट कर रहा था रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, और उसी को लेकर के यूएस प्रेसिडेंट जो है अपना एग्रेशन दिखा रहे हैं कि अगर आप रशिया से ऑयल इंपोर्ट करेंगे तो हम आपके ऊपर हायर टैरिफ लगाएंगे, पेनल्टी भी लगाएंगे। तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि एक थोड़ा अनिश्चितता का माहौल बनता हुआ नजर आया। लेकिन भारत ने भी यहाँ पे साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि वो रशिया से जो अपने ऑयल के इंपोर्ट से वो जारी रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सोवरेन कंट्री होने के चलते उनको ये अधिकार है कि वो अपने ट्रेड का निर्णय अपने देश के हितों को ध्यान में रखते हुए ले सके। तो हमारा मानना है कि उसी के चलते एक बड़ी वॉलेटिलिटी जो है कीमतों में देखने को मिल रही है। लेकिन कोई बहुत बड़ी तेजी की संभावना ऑयल की कीमतों में भी बनती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि ओपेक प्लस जो है यहाँ पे उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। अभी पिछले सप्ताह जो ओपेक की मीटिंग कंक्लूड हुई उसमें एक बार फिर ओपेक के देशों ने 5,47,000 बैरल प्रतिदिन के उत्पादन बढ़ोतरी के सितंबर मंथ में संकेत दिए। तो वेरी वेल सप्लाइड जो है ऑयल मार्केट है। तो एक दायरा यहाँ पे काफी समय से बना हुआ है, और हमारा मानना है कि जो WTI की कीमतें हैं वो 62 से $72 प्रति बैरल के दायरे में इंटरनेशनल मार्केट में आने वाले समय में भी अगले 1 से 2 महीने में बनी रह सकती है। जी। सर, एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक कैसा है?
देखिए, स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है। हम यह नहीं कह सकते कि हम डायरेक्ट जो है फॉसिल फ्यूल से यहाँ पे ग्रीन एनर्जी या दूसरे जो अल्टरनेट एनर्जी के सोर्सेस है उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को लेकर के चिंतित है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो फॉसिल फ्यूल से जो है दूसरे अल्टरनेट जो एनर्जी रिसोर्सेस है उसके ऊपर हम लगातार यहाँ पे ट्रांजिशन होते हुए देख रहे हैं। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इट विल टेक टाइम। और जहां तक भारत के संदर्भ में अगर हम कहें तो हम हमारी जो प्रोग्रेस है टुवर्ड्स फॉसिल फ्यूल टू अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेस वो काफी अच्छी है। और हमारा मानना है कि यहाँ पे और आने वाले 5 से 10 वर्षों में जो ट्रांजिशन है ये और फास्ट जो है होता हुआ नजर आएगा। हम्म, जी। सर, टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है अबाउट गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल? जहां तक सोने और चांदी का सवाल है तो यहाँ पे लंबी अवधि का जो ट्रेंड है अभी भी वो पॉजिटिव बना हुआ है। हालांकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऊपरी लेवल्स पे कुछ मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी अगर मैं सोने के रेफरेंस में बात करूं तो $3,280 यहाँ पे एक मजबूत सपोर्ट सोने के लिए बने हुए हैं। कीमतें अब अपने लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस लेवल $3,454 के काफी करीब है इंटरनेशनल मार्केट में। और इसके ऊपर अगर एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट होता है तो हम कीमतों को 3600 तक भी जो है वर्ष के आखिर तक जाते हुए देखेंगे। भारतीय बाजारों में मैं एमसीएक्स की अगर बात करूं तो जो अभी अक्टूबर का जो एक एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है गोल्ड का वहां पे हम देख रहे हैं कि 97,000 से 96,600 के जो स्तर हैं वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बने हुए हैं। वही कीमतें अगर 1,02,200 के स्तर के ऊपर अगर सस्टेनेबल ब्रेकआउट देती है तो हम 1,05,000 से 1,07,000 तक के स्तर यहाँ आते हुए देखेंगे। तो उसके ऊपर नजर रखना चाहिए। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो यहाँ भी जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव बना हुआ है। 35.80 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिल्वर के लिए भी बने हुए हैं। वहीं अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो $39.10 एक रेजिस्टेंस है। भारतीय बाजारों में अगर बात करें तो यहाँ पे 1,08,000 से 1,07,000 के रेंज में एक सपोर्ट जो है वो बना हुआ है। और ऊपरी लेवल्स पर 1,16,000 रेजिस्टेंस। अगर सस्टेनेबल ब्रेकआउट 39.10 इंटरनेशनल मार्केट और 1,16,000 के ऊपर भारतीय बाजारों में होता है तो हम 40 से $42 तक एक बार कीमतों को इंटरनेशनल मार्केट में जाते हुए देखेंगे। और भारतीय बाजारों में भी कीमतें 1,25,000 तक के स्तर को टेस्ट करती हुई नजर आएगी। वहीं अगर ऑयल की हम बात करें तो यहाँ पे दायरे का जो ट्रेड है 62 से $72 प्रति बैरल का दायरा बना रह सकता है। भारतीय बाजारों में जो रेंज है वो 5,550 से 6,220 की बनी रह सकती जी। सर, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी योर इन्वेस्टमेंट एडवाइस, एंड ऑल्सो आप हर एक कमोडिटी को अपने पोर्टफोलियो में कैसे देखना चाहेंगे? जहां तक निवेश का सवाल है या कमोडिटी के अलोकेशन का सवाल है तो गोल्ड सिल्वर जो है वो एक निवेशक के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरह से ग्लोबली जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है तो उसके चलते एक सेफ हेवन असेट आपको अपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और हेजिंग के तौर पर होना चाहिए। सोना अगर मैं एज एन असेट क्लास बात करूं प्रिया जी तो यहाँ पे पिछले 25 वर्षों में ये ऐसा असेट क्लास रहा है जिसने 13.5% का जो है कंटिन्यूस सीएजीआर रिटर्न निवेशकों को दिया है जो कि दूसरे असेट क्लास के मुकाबले सबसे बेहतर है। और आगे भी जो सोना ये जो अपनी परफॉर्मेंस है वो बरकरार रख सकता है जिस तरह से हम ग्लोबल अनसर्टेनिटी देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से 15 से 20% का अलोकेशन गोल्ड और सिल्वर के रूप में अपने पोर्टफोलियो में निवेशकों का होना चाहिए जिससे ना सिर्फ उनका पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाई होगा बल्कि जो रिस्कियर असेट्स है उनके सामने उनका हेज भी होगा। तो यहाँ पे मेरी ये सलाह रहेगी कि 15 से 20% तक का अलोकेशन गोल्ड और सिल्वर के रूप में अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। जी। सर, थैंक यू सो मच आपकी एडवाइस के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नमस्ते सर। थैंक यू।